नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 4 अक्टूबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ेंगे। तो चलिए इन समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है, उसका टाइटल है ममता विंस भवानीपुर सीट विद ए रिकॉर्ड मार्जिन। चलिए इसे पढ़ें। ममता ने भवानीपुर सीट रिकॉर्ड अंतर से जीती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका टिब्रेवाल के खिलाफ 58,835 मतों के रिकॉर्ड अंतर से उपचुनाव जीता। जीत सुश्री बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्य बनाती है और उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में जारी रखने की अनुमति देगी। इस साल की शुरुआत में उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा और भाजपा के शुवेंदु अधिकारी से 1,956 मतों के अंतर से हार गयी। उन्हें मई 2021 में तृणमूल कांग्रेस विधायक दल द्वारा सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री चुना गया था। सुश्री बनर्जी ने 2011 और 2016 में भवानीपुर का प्रतिनिधित्व किया था। इस साल मई में तृणमूल कांग्रेस के शोभन देव चट्टोपाध्याय ने भवानीपुर में भाजपा के रुद्रनील घोष को 28,790 मतों के अंतर से हराया था। भवानीपुर में मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है और इस बार लगभग 1.15 लाख वोट पड़े हैं। इस बार हम 58,000 से अधिक मतों के अंतर से जीते हैं, सुश्री बनर्जी ने अपने आवास के बाहर पत्रकारों से कहा। इस बात पर प्रकाश डालते हुए जीत के अंदर ने सभी पिछले रिकॉर्डों को पार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के हर वार्ड में जीत हासिल की है। उन्होंने बताया कि लगभग 43% मतदाताओं ने, जो गैर बंगाली थे, उन्हें भारी वोट दिया था। सुश्री टिब्रेवाला को 26,428 मत प्राप्त हुए। सुश्री बनर्जी ने निर्वाचन क्षेत्र में हुए कुल मतों में से 71.9% मत प्राप्त किए, जबकि भाजपा प्रत्याशी को लगभग 22.29 मत प्राप्त हुए। तृणमूल कांग्रेस ने जंगीपुर और शमशेरगंज में जीत हासिल, जहां भी 30 सितंबर को उपचुनाव हुए थे, जिससे पश्चिम बंगाल विधानसभा में उसकी संख्या 219 हो गई। पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक सुकांत मजूमदार ने सुश्री बनर्जी को उनकी जीत पर बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की भी घोषणा, जहां 30 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। श्री शोभन देव चट्टोपाध्याय, जिन्होंने मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए भवानीपुर से इस्तीफा दे दिया था, उत्तर 24 परगना की हरदा सीट से और उदयन गुहा कूच बिहार जिले के दिनहाटा से चुनाव लड़ेंगे। टीएमसी ने शांतिपुर से ब्रज किशोर गोस्वामी और गोसाबा से सुब्रत मंडल को उम्मीदवार बनाया है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है पोर फार्मर्स किल्ड एज कार इन मिनिस्टर्स कॉन्वे रन्स अमॉक। तो चलिए इसे पढ़ें। मंत्री के काफिले में कार सवार 4 किसानों की मौत। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी जिले की यात्रा के विरोध में रविवार को किसानों के समूहों ने आरोप लगाया कि कम से कम 4 किसान मारे गए और कई घायल हो गए, जब उन्हें एक वाहन द्वारा जानबूझकर कुचल दिया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद अजय कुमार मिश्रा के काफिले में खीरे की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इसके बाद हुई हिंसा में मंत्री के काफिले में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। खीरी के तिकोनिया क्षेत्र में किसानों ने महाराजा अग्रसेन मैदान में हेलीपैड का घेराव किया था, ताकि श्री मौर्य को उतरने से रोका जा सके, और यह घटना कथित तौर पर उस समय हुई जब किसान विरोध स्थल से तिकोनिया बनबीरपुर मार्ग पर तितर बितर हो रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा प्रदर्शनकारी फार्म यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाले छाता समूह ने कहा कि पीड़ितों में से एक को गोली मारी गई थी और मृतकों की पहचान में लवली सिंह उम्र 20 साल, नछत्तर सिंह उम्र 60 साल, दलजीत सिंह उम्र 35 साल, गुरविंदर सिंह उम्र 19 साल के रूप में की गई। एसकेएम यह भी आरोप लगाया कि कार को केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष चला रहा था। घटना के बाद गुस्साए किसानों ने भाजपा नेता के वाहनों में आग लगा दी और 4 की मौत। देर शाम में बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा कि लकड़ी की दुर्भाग्य। उन्होंने कहा कि सरकार घटना के कारणों की जांच करे, इसमें शामिल लोगों को बेनकाब करेगी और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। घटना के लिए किसानों द्वारा आरोप पुलिस और भाजपा नेताओं के आधिकारिक बयान का भी अभियान। केंद्रीय मंत्री मिश्रा ने दावा किया कि बेटा जगह था जहाँ किसान मारे। बात करते हुए कहा कि मेरा बेटा मंच पर मौजूद
जहां समारोह हो रहा था 2000 से अधिक लोग थे। वीडियो सबूत भी है। अगर वह वहां यानी कि हत्या वाले हेलीपैड के पास होता तो उसकी भी पीट कर हत्या के साथ समाप्त जाता। अगली न्यूज का टाइटल है 8 हेल्ड आफ्टर रेड ऑन क्रूज शिप। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। क्रूज जहाज पर ड्रग छापे के बाद 8 पकड़े गए। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और 2 अन्य को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने रविवार को मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर एक ड्रग भांडाफोड़ के बाद गिरफ्तार किया। बाद में 5 अन्य को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद श्री खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुम हमेशा को चिकित्सा परीक्षण के लिए सरजेजे अस्पताल ले जाया गया। उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें सोमवार तक के लिए एनसीबी हिरासत भेज दिया गया। एनसीबी अधिकारियों के अनुसार जहाज से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और 22 गोलियां एमडीएमए और 1.33 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। आपूर्तिकर्ताओं की जानकारी के लिए नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में छापेमारी की गई। 5 अन्य नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा को भी पूछताछ के लिए हिरासत लिया गया था। सभी आटो के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट धारा 8C, 20B और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया था। धारा 8, 20B दवाओं के कब्जे, खरीद, बिक्री, परिवहन से संबंधित है। धारा 27 में मादक द्रव्यों के सेवन के लिए दंड का प्रावधान है और धारा 35 नशीली दवाओं के कारोबार के इरादे से संबंधित है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है नो इन्फो ऑन 2018 प्लान टू कलेक्ट ओबीसी डेटा। चलिए इसे पढ़ते हैं। ओबीसी डेटा एकत्र करने की 2018 योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं। भारत के महापंजीयक कार्यालय आरजीआई ने कहा कि जनगणना 2021 के हिस्से के रूप में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी पर डेटा एकत्र करने के लिए 2018 में केंद्र की घोषणा के संबंध में विचार विमर्श और फाइल नोटिंग उसके पास कोई उपलब्ध नहीं है। आरजीआई ने द हिंदू द्वारा दायर एक आरटीआई क्वेरी के जवाब में कहा कि अधिसूचित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य जातियों, समुदायों और ओबीसी पर डेटा जनगणना में एकत्र नहीं किया जाता है। 31 अगस्त 2018 को गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि अगली जनगणना में पहली बार ओबीसी डेटा एकत्र किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने जनगणना 2021 की तैयारी की समीक्षा शीर्षक वाली प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पहली बार ओबीसी पर डेटा एकत्र करने की भी परिकल्पना की गई है। 2021 की जनगणना का पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस, जिसे 1 अप्रैल 2020 से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की अपडेट के साथ आयोजित किया जाना है, को महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है एनजीआरआई प्रपोजेस लैंड फ्लड वार्निंग सिस्टम। चलिए इसे पढ़ते हैं। एनजीआरआई ने किया भूस्खलन बाढ़ चेतावनी प्रणाली का प्रस्तुत। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान CSIR एनजीआरआई ने घने भूकंपीय नेटवर्क के साथ वास्तविक समय की निगरानी के आधार पर हिमालयी क्षेत्र के लिए भूस्खलन और बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए एक पर्यावरण भूकंप विज्ञान समूह शुरू किया है। उपग्रह डेटा, संख्यात्मक मॉडलिंग और भू आकृति विश्लेषण के साथ युग्मित। निदेशक VM तिवारी ने कहा कि यह कई घंटे पहले एक महत्वपूर्ण चेतावनी को सक्षम करेगा जो मानव जीवन और संपत्ति को बचाएगा। चमोली, उत्तराखंड में फरवरी की चट्टानी बाढ़ आपदा के बाद इस तरह की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता थी, जहां गढ़वाल हिमालय में नंद देवी चोटी पर एक खड़ी ग्लेशियर अलग हो गया, जिससे एक बड़ा हिमस्खलन हुआ और ऋषि गंगा और अलकनंदा नदियों में अचानक बाढ़ आ गई। इसने कई लोगों को नीचे की ओर मार डाला और 2 बिजली संयंत्रों को नुकसान पहुंचाया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है फर्स्ट एवर रिट्रीट सेरेमोनी एट सुचेतगढ़। चलिए इसे पढ़ते हैं। सुचेतगढ़ में पहला रिट्रीट समारोह। भारत और पाकिस्तान के बीच 8 महीने तक संघर्ष विराम के साथ जम्मू सुचेतगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा IB पर ऑक्ट्रोई पोस्ट पर पहली बार वापसी समारोह जम्मू
और कश्मीर में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा धक्का है। हमारा महान राष्ट्र शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास करता है। हमारे सुरक्षा बल सतर्कता से राष्ट्र क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा कर रहे हैं और पड़ोसी देश नापाक साजिशों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को समारोह का उद्घाटन करते हुए ऐसा कहा। समारोह में सैकड़ों की संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग शामिल हुए। श्री सिन्हा ने कहा कि अमृतसर वाघा सीमा की तर्ज पर सीमा सुरक्षा बल भारत की पहली रक्षा पंख महान विरासत और वीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि रिट्रीट समारोह की शुरुआत के साथ ही सुचेतगढ़ के लोगों की लंबी समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई। उपराज्यपाल ने कहा कि अब सुचेतगढ़ की पर्यटन क्षमता का पूरी तरह से दोहन किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिले। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार केंद्र शासित प्रदेश के समावेशी विकास और लोगों के जीवन को बदलने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इसी बीच पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सुचेतगढ़ में रिट्रीट समारोह शुरू करने के फैसले का स्वागत किया। निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आशा है कि सुचेतगढ़ और सियालकोट के बीच व्यापार और यात्रा मार्ग के रूप उपयोग करके इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। इसी तरह सीबीएम सीमा पार संबंधों में सुधार करते हैं और दोनों पक्षों को आर्थिक रूप से भी लाभ पहुंचाते हैं। सुश्री मुफ्ती ने ऐसा कहा। के साथ समाप्त हो जाता। अगली न्यूज का टाइटल है रीथिंक क्वारंटीन नॉर्म्स फॉर ब्रिटिश विजिटर्स से एक्सपोर्टर। चलिए इसे पढ़ते हैं। निर्यातकों का कहना है कि ब्रिटिश आगमनों के लिए संगरोध यानी कि क्वारंटीन मानदंडों पर पुनर्विचार करें। यहाँ तक कि ब्रिटिश नागरिकों के लिए 10 दिवसीय संगरोध मानदंड सोमवार को लागू होता है। एक प्रमुख निर्यात संवर्धन निकाय ने सरकार से पुनर्विचार का आग्रह किया है, क्योंकि यह यूके के खरीदारों के प्रवेश को रोक सकता है और नए आदेशों को हिट कर सकता है जब व्यापार कुछ सामान्य स्थिति में लौट रहा हो। हस्तशिल्प के लिए निर्यात संवर्धन परिषद EPCH ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, यह संकेत देते हुए कि ब्रिटिश नागरिकों के लिए अनिवार्य संगरोध इस साल निर्यात के लिए सरकार के रिकॉर्ड $400 बिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकता है। यूके भारत के हस्तशिल्प निर्यात के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जो EPCH के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी वर्ष में भी वृद्धि दर्ज करते हुए 2020 में 26,680 करोड़ था। इसमें हस्त निर्मित कालीन शामिल नहीं है, जहां भारत का कुल वैश्विक निर्यात का 40% है। 2020-21 में कालीन का निर्यात लगभग $1.5 बिलियन था। EPCH के अध्यक्ष RK मल्होत्रा ने PM को एक विज्ञप्ति में कहा कि हम हाल के नीतिगत फैसले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ब्रिटेन में आने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होने वाले समान उपाय के जवाब में लागू किया जा रहा है व्यापार आगंतुकों के लिए नए मानदंड। श्री मल्होत्रा ने संकेत दिया कि निर्णय विदेशी खरीदारों को आकर्षित करने और नए ऑर्डर प्राप्त करने के लिए परिषद के द्विवार्षिक फ्लैगशिप कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला, जो 28 से 1 अक्टूबर तक होने वाला है, श्री मल्होत्रा ने महामारी की शुरुआत के बाद से 1500 से अधिक विदेशी खरीदारों के इस तरह की पहली भौतिक प्रदर्शनी में भाग लेने की उम्मीद है, जिसमें क्रिसमस के उपहार के मौसम के लिए ऑर्डर दिए जाएंगे। इस वर्ष भारत सरकार के $400 अरब के व्यापारिक निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यापार प्रदर्शनियों और खरीदार विक्रेताओं बैठकों के लिए भौतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाए, ताकि इन आयोजनों में व्यक्तिगत रूप से यात्रा को प्रोत्साहित किया जा सके और व्यावसायिक लेन देन किया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि अनिवार्य संगरोध कृपया ब्रिटिश नागरिकों के लिए छूट जा सकती है, जो विशेष रूप से भारतीय प्रदर्शनियों से स्रोत के लिए व्यापार वीजा पर भारत की यात्रा कर रहे हैं। तो इसी के साथ समाप्त जाते। अगली न्यूज का टाइटल है ब्रिटिश एरा बंगलो इज होम टू ब्रह्मपुत्र हेरिटेज सेंटर। चलिए इसे पढ़ें। ब्रिटिश युग का बंगला ब्रह्मपुत्र विरासत केंद्र का घर है। एक पहाड़ी पर ब्रिटिश युग का बंगला अहोम शासकों का 17वीं शताब्दी का सैन्य कार्यालय हुआ करता था। उसे ब्रह्मपुत्र के साथ जीवन को दर्शाने वाले विरासत केंद्र में बदल दिया गया है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने रविवार को गुवाहाटी के बरफूकनार टीला पर
पर महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका अर्थ है बर्फपूर्ण पहाड़ी। 1850 से खड़े कॉटेज प्रकार के लकड़ी के बंगले को पुनर्निर्मित किया गया और विरासत केंद्र में बदल दिया गया। बरपुखान अहोम राजा प्रताप सिंह या तुसेंगफा 1603 से 1641 द्वारा सृजित गवर्नर जनरल के समकक्ष पद था। ब्रह्मपुत्र की पहाड़ी, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मंदराचल के रूप में किया गया है, जहां से अहोम जनरल लचित बरपुखान ने मार्च 1671 में मुगलों को सबसे करारी हार देने के लिए सरायघाट लड़ाई शुरू की थी। सरायघाट को नदी में लड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाई के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, अब तक की सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाई से माना जाता है सरायघाट लड़ाई है। 1850 के दशक में कामरूप जिले के सहायक आयुक्त और कलेक्टर के पद पर तैनात कैप्टन आर्चबाल्ड बोंगले ने बंगला बनवाया था। स्वतंत्रता के बाद यह 2011 तक उपायुक्त का बंगला बना रहा। श्री नायडू ने कहा कि राज्य नदियों के लिए एक भव्य श्रद्धांजलि के रूप में खड़े होकर इस क्षेत्र के लिए के महत्व पर कब्जा करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र लगभग 150 साल पुराने बंगले में एक विस्तृत बहाली के बाद स्थापित किया गया है। उन्होंने भारतीय नदियों के कायाकल्प के लिए एक राष्ट्रीय अभियान और स्कूली पाठ्यक्रम में जल संरक्षण पर पाठों को शामिल करने का आह्वान किया। केंद्र में सरायघाट की लड़ाई का इतिहास, असमिया युद्ध, नौकाओं की विरासत, एक एम्फी थिएटर, एक प्रदर्शनी स्थान, एक कैफेटेरिया और 2 व्यू डेक हैं। अन्य आकर्षणों में पारंपरिक मछली पकड़ने के उपकरण, तस्वीरों और कला का संग्रह शामिल है, जो गुवाहाटी और नदी परिवहन के इतिहास से संबंधित है। ब्रह्मपुत्र के तट पर रहने वाले समुदायों के वस्त्र डिजाइन, जातीय रूपांकनों और स्वदेशी संगीत वाद्य यंत्रों का चित्रण करते हैं। इसी के साथ ही समाप्त हो जाते। अगली न्यूज का टाइटल है श्रृंगला विजिट ट्रिंकोमले ऑयल टैंक फार्म। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। श्रृंगला ने ट्रिंकोमले तेल टैंक फार्म का दौरा किया। विदेश सचिव हरवर्धन श्रृंगला ने रविवार को श्रीलंका के पूर्वी तट पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह जिले ट्रिंकोमाली में द्वितीय विश्व युद्ध के तेल भंडारण सुविधा का दौरा किया, जो दशकों से एक प्रमुख द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी लिंक रहा है। ट्रिंकोमाली बंदरगाह दुनिया के सबसे गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा विकसित किया गया था। 2003 से भारत की प्रमुख तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की श्रीलंकाई सहायक लंका आईओसी के पास $1 लाख के वार्षिक भुगतान के लिए 35 वर्षों की अवधि के लिए 99 टैंकों को पट्टे पर देने का अधिकार है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार LIOC ने भी श्री श्रृंगला को टैंक फार्म में किए गए विकास और श्रीलंका की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत और श्रीलंका ऊर्जा साझेदारी और अधिक मजबूती की संभावनाएं हैं। साइट पर उनकी यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीलंका में तेल क्षेत्र के ट्रेड यूनियनों ने मांग की है कि टैंकों को राज्य ईंधन इकाई सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन CPC के नियंत्रण में लाया जाए। समझौतों के अनुसार IOC को श्रीलंकाई सरकार की इकाई पेट्रोलियम स्टोरेज लिमिटेड का 1/3 हिस्सा भी दिया गया था। हालांकि CPC ट्रेड यूनियन टैंकों के अधिग्रहण के लिए दबाव बना रहे थे। प्रारंभ में CPC 25 से $30 मिलियन का निवेश करके 25 टैंक विकसित करना चाहता था। CPC का कहना है कि यह उन्हें उत्तर और पूर्वी प्रांतों में अपने तेल भंडारण और वितरण को मजबूत करने की अनुमति देगा, जबकि स्टॉक रखरखाव को 2-3 महीने के लिए पर्याप्त होगा। श्री श्रृंगला 4 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को श्रीलंका पहुंचे, जिसके दौरान वह राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री सहित शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे और भारत और द्वीप राष्ट्र के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा भी करेंगे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है जाइडस वांट्स ₹1,900 फॉर इट वैक्सीन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जाइडस अपने टीके के लिए ₹1,900 चाहता है। कोविड-19 वैक्सीन जाइकोव-डी के मूल्य निर्धारण पर केंद्र सरकार और जाइडस कैडिला के बीच बातचीत के साथ फार्मा कंपनी ने अपनी 3 खुराक वाली जैब के लिए ₹1,900 का प्रस्ताव दिया है, जो 12 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा सकता है। हालांकि सरकार कीमतों में कमी के लिए बातचीत कर रही है और इस पर अंतिम फैसला इसी सप्ताह किए जाने की संभावना है। सरकार ने गुरुवार को कहा था कि जाइडस कैडिला द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित दुनिया का पहला DNA आधारित सुई मुक्त कोविड-19 वैक्सीन राष्ट्रव्यापी
व्यापी एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान में जल्द ही पेश किया जाएगा। कंपनी ने करों सहित मूल्य का प्रस्ताव दिया है। बातचीत चल रही है। कंपनी को वैक्सीन की कीमत को लेकर सभी पहलुओं पर फिर से विचार करने को कहा गया है। इस सप्ताह अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। एक अन्य सूत्र ने बताया कि ज़ाइकोव डी की कीमत कोवैक्सीन और कोविशील्ड से अलग होनी चाहिए, क्योंकि 3 खुराक वाली वैक्सीन होने के अलावा वैक्सीन को प्रशासित करने के लिए सुई मुक्त जेट इंजेक्टर का उपयोग किया जाता है, जिसकी कीमत ₹1000 है। उस जेट इंजेक्टर का उपयोग लगभग 20,000 खुराक देने के लिए किया जा सकता है। वैक्सीन 28 और 56 दिनों में दी जानी है, यानी पहली डोज के बाद दूसरी डोज 28 दिन बाद और फिर तीसरी डोज 56 दिन बाद दी जानी। इसी के साथ न्यूज समाप्त हो जाती। अगली न्यूज का टाइटल है नॉर्थ कोरिया थ्रेटन्स यूएन बॉडी आफ्टर इमरजेंसी मीट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आपात की बैठक के बाद उत्तर ने संयुक्त राष्ट्र संघ को दी धमकी। उत्तर कोरिया ने रविवार को एक बयान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पृथक देश के मिसाइल कार्यक्रम की आलोचना करने के खिलाफ चेतावनी दी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय निकाय के खिलाफ अनिर्दिष्ट खतरे शामिल हैं। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष निकाय की एक आपातकालीन बंद दरवाजे की बैठक के दौरान फ्रांस ने एक प्रस्तावित बयान प्रसारित किया, जो उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण चिंता को व्यक्त करता है और उसे बैलिस्टिक मिसाइल फायरिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले परिषद के प्रस्तावों को पूरी तरह से लागू करने का आह्वान करता है। रविवार को उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी जो चोल सू ने यूएनएस को चेतावनी दी, यह बेहतर तरीके से सोचता है कि अगर यह उत्तर कोरिया संप्रभुता पर अतिक्रमण करने की कोशिश करता है तो यह भविष्य में क्या परिणाम लाएगा। रिजो ने संयुक्त राष्ट्र के निकाय पर दोहरे व्यवहार के मानक का भी आरोप लगाया, क्योंकि वह राज्य के मीडिया द्वारा प्रसारित बयान के अनुसार अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा समान हथियारों के परीक्षण के साथ समान रूप से मुद्दा नहीं लेता है। 6 महीने के अंतराल के बाद उत्तर कोरिया ने सितंबर में मिसाइल परीक्षण फिर से शुरू किया। परमाणु सक्षम हथियारों सहित नई मिसाइलों को लॉन्च किया, जो दक्षिण कोरिया और जापान को ये हड़ताली दर रखे हैं। देश ने अभी भी दक्षिण कोरिया के साथ सशर्त वार्ता पेशकश, जिसे कुछ विशेषज्ञों पर दबाव डालने के प्रयास, वाशिंगटन को उस पर आर्थिक प्रतिबंधों को शिथिल करने के लिए राज करने का प्रयास। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कई प्रस्तावों के तहत उत्तर कोरिया को की बैलिस्टिक मिसाइल विधियों में शामिल होने से प्रतिबंध कर दिया गया है, क्योंकि देश अलग अपने मिसाइलों पर परमाणु हथियार लगाना है। उत्तर कोरिया ने तर्क दिया का परमाणु कार्यक्रम अमेरिकी सैन्य खतरों से निपटने के लिए है। हालांकि वाशिंगटन ने कहा है कि प्योंगयांग प्रति सत्ता ज्यादा है। अपने हालिया प्रक्षेपणों के बावजूद उत्तर कोरिया ने मातृभूमि के तौर पर लंबी दूरी मिसाइल पर 2018 लगाई को बनाए रहा है। यह एक संकेत है वह अभी भी अमेरिका के साथ भविष्य के अवसरों को बनाए रखना चाहता है। के साथ न्यूज समाप्त जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है, तो आप वहां पर जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज। तो अगली न्यूज का टाइटल है फ्रेंच प्रो फाइंड चर्च पीडोफाइल। चलिए इसे पढ़ते हैं। फ्रांसीसी जांच में चर्च पीडोफाइल का पता चला। 1950 से फ्रांसीसी कैथोलिक चर्च के अंदर करीब 3000 पीडोफाइल संचालित हुए हैं। घोटालों की जांच कर रहे एक स्वतंत्र आयोग के प्रमुख ने एएफपी को अपनी रिपोर्ट जारी होने से कुछ दिन पहले बताया। जीन मार्क टॉर्वे ने कहा है कि आयोग के शोध में 2900 और 3200 पीडोफाइल पादरियों या चर्च के अन्य सदस्यों के बीच खुलासा हुआ है। यह कहते हुए कि यह न्यूनतम अनुमान था। चर्च अदालत और पुलिस अभिलेखागार के साथ साथ गवाहों के साक्षात्कार के आधार पर 2.5 साल के शोध के बाद रिपोर्ट मंगलवार को जारी होने वाली है। आयोग की स्थापना 2018 में फ्रांस के बिशप सम्मेलन CEF द्वारा की गई। रिपोर्ट का वेटिकन में बारीकी से अध्ययन किए जाने की उम्मीद है, जहां सितंबर में पोप ने इस मुद्दे को उठाया था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है शील्डिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्फ्लेशन रिस्क।
तो चलिए इसे पढ़ते हैं। निवेश को मुद्रास्फीति के जोखिम से बचाना है। कॉलेज जाने वाली किशोरी सकीना ने अपनी पॉकेट मनी और अपने जन्मदिन के लिए मिले उपहारों में से 15,000 रुपए बचाए थे। वह नवीनतम मोबाइल हैंडसेट खरीदने की थी। हालांकि उसकी मां ने ऐसा करने से परहेज करने के बजाय उसे एक सावधि जमा खोलने के लिए कहा। 1 साल बाद आपकी सावधि जमा का मूल्य लगभग 16,000 रुपया होगा। उससे अपनी पसंद का हैंडसेट और एक ब्रांडेड शर्ट भी खरीद सकेंगे। उसकी मां ने उसे सलाह दी। सकीना भी मान गई। 1 साल बाद उसने एफडी से 16,000 रुपए निकाले, लेकिन जैसा वह चाहती थी वह हैंडसेट अब 17,250 रुपए का था। सकीना उदास थी। उसने यह मानकर अपनी खरीदारी में देरी की थी वह सावधि जमा से अधिक रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम होगी। कई व्यक्ति जो जल्दी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं उन्हें बाद में संघर्ष करना पड़ता है। उनकी विचार प्रक्रिया यह है कि वे अर्जित ब्याज पर जीवित रह सकेंगे और अपने शौक को आगे बढ़ा सकेंगे। शौक का पीछा करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर ब्याज पर जीवित रहने के लिए अपेक्षित समय सीमा लंबी है तो करियर खत्म करने से पहले किसी पेशेवर से सलाह लेनी चाहिए। अक्सर हमारे निवेश से ऐसे रिटर्न मिलते हैं जो मुद्रास्फीति की दर से कम होते हैं। सकीना की तरह हम शुरू में जितना निवेश किए थे उससे अधिक प्राप्त करते हैं, लेकिन उस राशि की क्रय शक्ति साथ ही इससे होने वाले रिटर्न मुद्रास्फीति की दर से कम है। यह मुद्रास्फीति जोखिम है। गैर पारदर्शी जोखिम। मुद्रास्फीति जोखिम पारदर्शी नहीं है। हम अपने निवेश पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को देख या सत्यापित नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि हम प्रभाव नहीं देख सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि यह मौजूद नहीं है। साथ ही समग्र प्रणाली में एक जोखिम के रूप में मुद्रास्फीति मौजूद है। इसलिए मुद्रास्फीति एक व्यवस्थित जोखिम है। हमने इन कॉलमों में व्यवस्थित, अव्यवस्थित जोखिम और पारदर्शी, गैर पारदर्शी जोखिमों के बारे में सीखा है। सिस्टम में मौजूद किसी भी चीज से बचा नहीं जा सकता है। यदि हम अत्यधिक गर्मी के दिनों में खुले में बाहर आ जाते हैं तो हम निश्चित रूप से सूर्य की किरणों, प्रदूषण, गर्मी के संपर्क में आ सकते। इनमें से कुछ हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। यह भी व्यवहारिक समाधान नहीं है। एक समझदार व्यक्ति दिन की योजना इस तरह से बनाएगा कि गर्मी और प्रदूषण का जोखिम कम से कम। वह बाहर का काम दिन में पहले पूरा कर सकता है। इसी तरह शाम को बाहर जाने की योजना बनाई जा सकती है और काम जब तक कि बहुत जरूरी ना हो स्थगित किया जा सकता है। इसी तरह हम अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों जैसे इक्विटी, सोना और ऋण में फैला सकते हैं, जबकि ये सभी मुद्रास्फीति से प्रभावित होंगे। मुद्रास्फीति पर प्रभाव निवेश के विभिन्न रूपों पर अलग अलग होगा। वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान दें। यदि किसी विशेष वित्तीय लक्ष्य के लिए धन की आवश्यकता है जो निकट भविष्य में होने की संभावना है तो ऋण में निवेश चुनें। ऋण आधारित निवेश के कुछ उदाहरण सावधि जमा, विभिन्न डाकघर बचत योजनाएं और बॉन्ड और डिबेंचर हैं। अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। यदि विकल्प आपको भ्रमित करते हैं, डेट म्यूचुअल फंड भी एक विकल्प हो सकता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि यदि आपका वित्तीय लक्ष्य बहुत दूर है तो ऋण आधारित निवेश ना करें, क्योंकि आप मुद्रास्फीति से हार सकते हैं। हम में से हर एक अलग है, इसलिए कोई एक आकार सभी फिट बैठता है। समाधान: अनुशासन और निरंतरता निवेश सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता की कुंजी है। आवर्ती जमा और व्यवस्थित निवेश योजना SIP जैसे विकल्पों पर विचार करें। जब हम आवर्ती जमा या SIP में निवेश करते हैं तो हम नियमित रूप से एक निश्चित राशि का निवेश कर रहे होते हैं। वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति दर बदलती रहती है या कभी ऊंचा कभी नीचा होता है। नियमित रूप से निवेश करें। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि विभिन्न समयावधियों में विविधीकरण हो। मुद्रास्फीति एक व्यवस्थित जोखिम है। इस तरह के जोखिम के प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छी रणनीति समय के साथ विविधता लाना है। जोखिम के डर से सभी को एक साथ निवेश से बचना सबसे बड़ा जोखिम है। हमेशा निवेश करें और इसे नियमित रूप से करते रहें, लेकिन निवेश करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों पर विचार करें और एक इष्टतम समाधान पर पहुंचें। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है रीथिंक ऑन ग्रुप पॉलिसीज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। समूह नीतियों पर पुनर्विचार।
पिछले कुछ दशकों ने बैंकों के साथ हमारे अनुभव को दिया है। खतरनाक बैंक दौरे कतार के कठिन परिश्रम से उन कर्मचारियों तक गए जो निवेश विशेष रूप से बीमा खरीदने के लिए आपका पीछा कर रहे थे। भारत में बैंक जो विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण मार्जिन क्षरण के युग से गुजर रहे थे, उन्हें शुल्क आधारित व्यवसाय मिला, अर्थात कमीशन के लिए वित्तीय निवेश बेचना। बैंक इंश्योरेंस टाई अप, जहां बैंकों ने बीमा कंपनियों के एजेंटों के रूप में कार्य किया। यदि आप करेंगे तो एक जीत 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 प्रस्तुत की। बीमाकर्ताओं को एक बड़े बाजार आधार के लिए एक ही रास्ता मिला। बैंकरों ने अपने स्वयं के ग्राहक आधार से बाहर निकले बिना एक आकर्षक गतिविधि की खोज की और बीमित और संभावित बीमा धारकों ने खुद को विभिन्न आकारों और उन आकारों की बीमा पॉलिसियों के साथ बहुत लोकप्रिय पाया। एक बैंक आपको एक व्यक्तिगत पॉलिसी बेच सकता है या आपको एक समूह नीति में साइन अप कर सकता है। समूह नीतियां आमतौर पर स्वास्थ्य बीमा के लिए होती हैं। एक बैंक आपको समूह नीति के लिए तभी साइन अप करता है जब आप पहले से ही एक खाता धारक हों। यह बीमा नियमों की एक पूर्व आवश्यकता है कि समूह पॉलिसी केवल पहले से ही मौजूद समूह बैंक के खाता धारकों, जारीकर्ता के क्रेडिट कार्ड धारकों, क्लब के सदस्यों, संस्थान के छात्रों, कर्मचारियों को दी जा सकती है। एक कंपनी और इसी तरह और बीमा प्राप्त करने के स्पष्ट उद्देश्य के लिए गठित समूह के लिए नहीं। बैंकों ने पिछले कुछ समय से ऐसी नीतियां पेश की हैं और वे कई कारणों से आकर्षक हैं कि उन्हें खरीदना आसान है। बैंक आपको सभी कागजी कार्रवाई में सहायता करता है। परेशान होने के लिए कोई विकल्प नहीं है। यह एक आकार फिट सभी कवर हैं और यह ठीक है जब आप एक स्वास्थ्य पॉलिसी खरीदना चाहते हैं। यह निश्चित रूप से उजागर होने से बेहतर है। खरीदना, नवीनीकरण और प्रीमियम भुगतान सहित सभी सुव्यवस्थित हैं और जब दावों की बात आती है तो समर्थन का एक तत्व होता है। खास बात यह है कि यदि आप एक स्वतंत्र पॉलिसी खरीदते हैं तो आप उसी कवरेज के लिए काफी कम भुगतान करते हैं। नुकसान यह है कि यह एक सेट मेन्यू है। आप केवल सीमित सीमा तक ही चुन सकते हैं और आपके पास राइडर्स नहीं हैं या कवरेज बढ़ाने के लिए विस्तृत विकल्प नहीं है। एक निश्चित स्तर पर सभी प्रक्रियाओं को बहुत ही अवैयक्तिक रूप से नियंत्रित किया जाता है और इन दिनों केवल ईमेल द्वारा ही। यह सब हमें वर्तमान प्रवृत्ति में लाता है। बैंकों का विलय हो रहा है। वे अपने मूल व्यवसाय पर और निश्चित रूप से अपनी शुल्क आधारित गतिविधियों पर फिर से संगठित हो रहे हैं। इसलिए समूह बीमा को स्वेच्छा से समाप्त किया जा रहा है। बैंक आपको एक व्यक्तिगत कवर में माइग्रेट करने की पेशकश करते हैं, लेकिन जो मैंने बीमा धारकों से सुना है वह यह है कि उनकी चेतावनी कि समूह कवर समाप्त हो रहा है पर्याप्त खतरनाक नहीं है या बीमा धारक माइग्रेट करने के लिए पर्याप्त तेजी से कार्य नहीं करते हैं या स्वतंत्र रूप से अन्य कवर की तलाश करें। जब वे ऐसा करते हैं तो प्रीमियम दरों पर टीकर का झटका उन्हें निष्क्रियता में पंगु बना देता है और अचानक कवर समाप्त हो जाता है और कई बीमा धारक इतने बूढ़े हो जाते हैं कि अपने दम पर आसानी से स्वास्थ्य बीमा प्राप्त नहीं कर पाते। मैं इस कहानी को बार बार देख चुका हूँ और इसलिए यह मेरी सलाह है, ऐसा समूह नीतियों में न आने का प्रयास करें और निश्चित रूप से एकमात्र सुरक्षा जाल के रूप में उन पर भरोसा न करें। यहाँ तक कि नियोक्ताओं से स्वास्थ्य बीमा के साथ कम उम्र में एक स्वतंत्र कवर शुरू करना समझदारी है, ताकि जब आप नौकरी बदलना या सेवानिवृत्त होना चाहते हैं तो आपको उच्च और सूखा नहीं छोड़ दिया जाए। यह केवल समूह बीमा पॉलिसियों के साथ और भी अधिक है, क्योंकि भारत में बैंकिंग उद्योग तेजी से बदल रहा है। यदि बिल्कुल भी इन नीतियों का उपयोग बैकअप या प्लान बी के रूप में करें। यदि किसी कारण से आप समय पर स्वास्थ्य पॉलिसी नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अपनी योजना ए को उस महत्वपूर्ण उम्र में आने से पहले प्राप्त करें जब स्वास्थ्य बीमा आपको आते हुए देखा है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। हम पहुंच चुके हैं आज के समाचारों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है वैक्सीनेशन पेस ड्रॉप। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। भारत में सितंबर के अंतिम 10 दिनों में टीकाकरण की गति गिर गई है। इन 10 दिनों के दौरान प्रतिदिन
अगर पहले से और अब में टीकाकरण की डोजेस को कंपेयर है तो इन अंतिम 10 दिनों में 7.16 मिलियन डोजेस दी गई थी, जबकि 11 से 20 सितंबर के बीच में 8.8 मिलियन डोजेस दी गई थी और दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों को टीकाकरण लगाने के लिए हमें प्रतिदिन 10.74 मिलियन डोजेस लगाने की आवश्यकता है और मूलतः जो जिन शहरों में सबसे ज्यादा घटोतरी हुई है वो शहर है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और बिहार। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश और बंगाल में टीकाकरण दर में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही साथ आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं कि 1 मई से लेकर के 30 सितंबर के बीच हर 10-10 दिन के अंतराल पर कितनी डोजेस लगाई गई हैं उसको यहाँ चार्ट में नीचे रिप्रेजेंट किया गया है और के बगल में ये भी लिखा है कि मिनिमम कितनी डोजेस लगाइए ताकि 30 दिसंबर 2030 तक सभी वयस्कों का टीकाकरण जाए और उसके नीचे के चार्ट में एवरेज डोजेस को दिखाया गया है। सभी राज्यों में अलग अलग दिखाया गया है। यहाँ यूपी, महाराष्ट्र से लेकर के आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख और लक्षद्वीप के भी दिखाया गया है। साथ ही साथ यहाँ नीचे 2 मैप इंडिया के जो बने हुए हैं इसमें आप देख सकते हैं जो रेड कलर से स्टेट दिखाए गए हैं वो ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने 60% से कम डोजेस लगाई हैं एडल्ट को सिंगल डोज और साथ ही साथ दूसरे मैप में ऐसे स्टेट जिनको रेड कलर दिखाया गया है यहाँ पे एडल्ट को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं जिनकी संख्या 25% से कम है। इसी तरीके से 60 से 80% वाले राज्यों को पीले रंग से और 80% से अधिक वैक्सीनेशन वाले राज्यों को ग्रीन कलर से दिखाया गया है जहां पर सिंगल डोज दी गई है। साथ ही साथ डबल डोज देने वालों येलो कलर से दिखाया गया है जो कि इनकी संख्या 35% है और हरे रंग से जो स्टेट दिखाए गए हैं यहाँ पर संख्या 35% से कम है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले करके इस ध्यान से पढ़ने और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए शेयर जरूर, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।